वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज रिचा, योर लीगल मेंटोर। तो अभी तक के हमने अपने कॉपीराइट के लेक्चर सीरीज में काफी कुछ कवर कर लिया है, बिगिनिंग विद द हिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट, और उसके बाद हमने देखा कि कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। फिर सेक्शन 14 के अंदर जो मीनिंग दी गई है कॉपीराइट की, जिसमें कि हम देखते हैं कि सेक्शन 14 मीनिंग ऑफ द कॉपीराइट है, जिसका ये मार्जिनल नोट है, बट एग्जैक्टली जब हम सेक्शन को पढ़ते हैं तो वहां पे एज सच कोई मीनिंग नहीं दिया हुआ है। रादर आप देखेंगे तो वहां पे जो ओनर के एक्सक्लूसिव राइट के बारे में बात की गई है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्क्स जो कि उनको दिए गए हैं, जो कि उनका वर्क्स होता है, ठीक है, उस पे उनका एक्सक्लूसिव क्या क्या राइट होगा, ठीक है। तो हर एक वर्क्स के उनके रिगार्डिंग में हमने देखा कि क्या क्या उनके पास राइट्स अवेलेबल है, और या फिर अगर वो किसी को ऑथराइज कर रहे हैं तो उनके पास वो क्या क्या एक्सक्लूसिव राइट्स होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा सेक्शन 14 के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉपीराइट लॉ का, ठीक है। तो बेसिकली क्या इंटेंशन था, बोल सकते हैं हम कि आखिरकार इंटेंशन क्या था कि कॉपीराइट लॉ को लाया गया, या फिर बोल सकते हैं कि एम क्या था कि कॉपीराइट को ले आया गया, ठीक है। जो कॉपीराइट लॉ है उसके इंटेंशन या फिर एम क्या था उसको लाने के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो वो क्या बात कर रहा है, प्रमोट प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड यूजफुल आर्ट्स एंड टू कॉम्पनसेट ऑथर्स फॉर देयर लॉ। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि साइंस के फील्ड में जितने भी वर्क्स हैं, ठीक है, उसको प्रोग्रेस करे, ठीक है, वो साइंस के फील्ड में प्रोग्रेस करे उन वर्क्स पे, ठीक है, फिर उसको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। और जो यूजफुल आर्ट्स है, जो कि हमारे इंडिया में आप देखेंगे आर्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, बोल सकते हैं हम कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हमारे कल्चर से ही वो इनग्रेन्ड है, और कल्चर से ही हमें पता चलती है कि हमारे इंडिया में आर्ट्स जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि साइंस से रिलेटेड, साइंस के फील्ड में जो वर्क्स हैं, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस करें, उनको प्रमोट करें, और जो यूजफुल आर्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या करे, वो एक तरीके से उनको उन आर्ट्स के जो वर्क्स है उसको भी प्रमोट करे, और कॉम्पनसेट करे ऑथर्स को, जो उन्होंने क्या किया, जितना भी लेबर अपना लगाया, जितना भी अपना माइंड यूज किया है, ठीक है, जितना भी उन्होंने अपना टाइम एनर्जी जो भी अपने वर्क में लगाया है, कि सो उस वर्क के बिहाइंड में जितना भी उन्होंने अपना एनर्जी दिया है उसको वो कंपनसेट करे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कॉपीराइट लॉ का, ठीक है। दूसरा क्या है कि टू प्रोटेक्ट द ऑथर्स और कंपोजर्स वर्क सिंस दे रिस्क देयर कैपिटल इन द क्रिएशन ऑफ सच एन ओरिजिनल वर्क। तो जो वो उनका ओरिजिनल वर्क होता है, ठीक है, जो ऑथर होते हैं, जो कंपोजर्स होते हैं, ठीक है, या जो क्रिएटर्स हो गए, ठीक, या फिर जो अलग अलग वर्क्स है, जैसे आर्टिस्टिक वर्क हो गया, लिटरेरी वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, ठीक है, म्यूजिकल वर्क हो गया, तो इन सारे वर्क से रिलेटेड, ठीक है, जो भी मतलब जो भी ओनर होगा उन वर्क्स का, तो वो अपना जब ओरिजिनल वर्क को क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में लाते हैं, तो उसमें उनके मेहनत के साथ साथ उनका कैपिटल भी लगा रहता है। तो उनके जो कैपिटल उसमें उनके वर्क में लगी हुई है, तो एक तरीके से उनका जो ओरिजिनल क्रिएशन है उस वर्क का, उसमें उन्होंने एक कैपिटल लगाया है, पैसा लगाया है, टाइम एनर्जी सब कुछ लगाया है। तो इस वजह से उस वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट लॉ जो है वो लाया गया। मतलब इंटेंशन जो था कॉपीराइट लॉ को लाने का, ये दूसरा इंटेंशन है, ठीक है। तीसरा क्या है, टू एनकरेज अदर्स टू बिल्ड फ्रीली ऑन द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द वर्क, ठीक है। अभी हमने इन दो पॉइंट्स को देखा जिसमें कि हम सिर्फ ऑथर, ओनर, जो क्रिएटर है, उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके जो वर्क्स हैं, ठीक है, कैसे उनके वर्क्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, जिससे कि उनका जो उसमें इंटरेस्ट है, जो उनका लेबर है, जो उनका टैलेंट है, ठीक है, उन्होंने जो भी अपना कैपिटल लगाया है उसको किस तरीके से उस वर्क को प्रोटेक्ट करे, सो दैट कोई और उस वर्क को क्या करे, इन्वेड ना कर पाए। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे लोग जो हैं वो किस तरीके से सोच सके, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही कॉपीराइट लॉ आया तो जो ओनर्स है उनको तो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रांग बोल सकते हैं कि एक हेल्प मिल गई, ठीक है, एक
पुश मिल गया कि वो कोई भी अगर ओरिजिनल वर्क बनाएगा तो उनके पास एक बोल सकते हैं हथियार मिल गया कि अब ये कोई और नहीं बना सकता ऐसा वर्क, ठीक है। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि आइडिया अगर मान लो किसी को ऐसा आ रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में ऐसा वर्क है, उस पे अगर कोई सेम वर्क पे कोई ऐसा आइडिया आ रहा है कि भाई मैं भी ऐसा काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं भी ऐसा वर्क कर सकता हूँ, तो क्या एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वो उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दे रहा है कि वो उस आइडिया को एक्सप्रेशन में ला सके। तो इस वजह से वो एनकरेज कर रहे हैं यहाँ पे दूसरे भी लोगों को कि वो फ्रीली उस आइडिया और इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपना काम बनाने के लिए जो कि उस वर्क में बताया गया है, उस वर्क में कन्वे किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से दूसरों को राइट, थोड़ा सा लिबरल होके दूसरों को राइट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए कुछ कॉपीराइट लॉ के इंटेंशन हो गए, किस वजह से कॉपीराइट लॉ को लाया गया या एम हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गए कॉपीराइट लॉ के। अब आते हैं कुछ केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 केस लॉ है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने सुलमंगलम आर जयलक्ष्मी वर्सेस मेटा म्यूजिकल्स चेन्नई 2000, ठीक है, ये मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था कि जो कॉपीराइट लॉ है ना वो क्या है, इज टू प्रिजर्व द फ्रूट्स ऑफ अ मैन्स एफर्ट, लेबर, टैलेंट और टेस्ट फ्रॉम एनेक्सेशन बाय अदर पर्संस। तो बेसिकली यहाँ पे कॉपीराइट लॉ जो है वो क्या कर रहा है प्रिजर्व कर रहा है जो भी किसी आदमी ने अपना एफर्ट लगाया है, लेबर लगाया है, टैलेंट लगाया है, उसके बाद उस वर्क को वो लेकर आए हैं एग्जिस्टेंस में, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन में लेके आए उस वर्क को। वर्क यहाँ पे फ्रूट जो है क्या डिपिक्ट कर रहा है, वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि ये वर्क बात कर रहा है कि जो उस पर्सन का वर्क है, ठीक है। तो उसमें कॉपीराइट लॉ क्या करता है, प्रिजर्व करता है जो भी उस पर्सन ने अपना टाइम लगाया, अपना एफर्ट लगाया, लेबर लगाया, टैलेंट लगाया, तो उसको वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और टेस्ट फ्रॉम एनेक्सेशन बाय अदर पर्संस, और क्या करते हैं, कई सारे टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से जो दूसरे पर्संस है उसको इन्वेड ना कर पाए, ठीक है, दूसरे पर्संस जो है उसको एक्वायर ना कर पाए, एक तरीके से उसको ना ले पाए उनके वर्क को, ठीक है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के भी पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, पिछले वाला क्या हमने देखा कि हाई कोर्ट का केस था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहते हैं कि कॉपीराइट का क्या मतलब होता है। कॉपीराइट एक राइट है जो कि दूसरों को रोकता है फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द वर्क विदाउट द कंसेंट और एसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। तो जो ओनर है कॉपीराइट का, उसके कंसेंट और एसेंट के बिना आप क्या नहीं कर सकते, जो उसका वर्क है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मतलब उसको यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसको अपने तरीके से आप एक तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी दिखाई जा रही है कि एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, ओनर के ही पास है, ठीक है। कॉपीराइट लॉ जो है प्रेजेंट क्या करता है, एक तरीके से बैलेंस बनाता है किसके बीच में, बिटवीन द इंटरेस्ट and the right of the author and that of the public in protecting in the public domain, ठीक है। तो एक तरीके से जो राइट ऑफ द ऑथर है उसके बीच में और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है इन द पब्लिक डोमेन उस वर्क के ऊपर, उसके बीच में एक तरीके से बैलेंस बनाता है। और टू क्लेम द कॉपीराइट एंड प्रोटेक्ट इट अंडर द कॉपीराइट स्टैट्यूट, जो हमारा कॉपीराइट स्टैट्यूट जो हमारा लॉ है उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे वर्क्स को, ठीक है। वन ऑफ द की पॉइंट्स क्या है, main important point क्या is that originality which contributes and has a direct nexus in maintaining the interest of the author as well as that of public in protecting the matters in the public domain. तो it is well accepted that the principle जो है copyright law का वो copyright आपको नहीं देता है on the facts per se। क्या बात करिए कि one of the principle of copyright law क्या है, आपको कॉपीराइट ग्रांट नहीं करेगा, आपको कॉपीराइट नहीं देगा किसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एज द फैक्ट्स आर नॉट क्रिएटेड और
nor have they originated with the author of any work which embodies these facts. So basically यहाँ पे facts का मतलब क्या है कि इसके ट्रू मतलब इसकी जेन्युइनिटी के बारे में बात की कि क्या ये जेन्युइन है, क्या ये ट्रू है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा हो कि इसके बारे में कि मुझे ऐसा पता है कि ये कभी ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली वर्क के फैक्ट्स के बारे में या फिर फैक्ट्स के ऊपर आपको कॉपीराइट नहीं दी जा रही है, ठीक है। ये एक तरीके का प्रिंसिपल है कॉपीराइट लॉ का, रादर किसके ऊपर दिया जा रहा है कि द इशू ऑफ कॉपीराइट इज क्लोजली कनेक्टेड टू दैट ऑफ कमर्शियल वायबिलिटी। तो बेसिकली जो कॉपीराइट का जो इशू जो है वो क्लियरली किससे कनेक्टेड है, कमर्शियल वायबिलिटी, कमर्शियल कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशंस, कि किस तरीके से मान लीजिए कि कॉपीराइट अगर कोई भी वर्क है तो उसको कोई अदर पर्सन कमर्शियल तरीके से या बिजनेस पर्पसेस से उसको यूज ना कर पाए जिससे कि वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए, ठीक है। या फिर कमर्शियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वो ऐसा करता है, तो कमर्शियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उसके वर्क पे, ठीक है। तो कॉपीराइट उस पे जो कॉपीराइट लॉ है उस पे उसको कॉपीराइट देता है, ना कि फैक्ट्स पे देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये इस केस में दैट इज ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की, ठीक। तो ये यहाँ पे होता है हमारा एक तरीके से एम या ऑब्जेक्टिव या फिर बोल सकते हैं कि इंटेंशन क्या था जो कॉपीराइट लॉ को लाने का। क्लियर हो गया। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जिसमें कि हम सेक्शंस पे आएंगे। अभी तक तो हमने देख लिया कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिर हमने देखा कि आखिरकार इसमें अंडर सेक्शन 14 में क्या मीनिंग दिया गया है, जिसमें कि हमने देखा कि अदर वर्क्स पे जो एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम अगली वीडियो से लॉ में आएंगे कि हमारा लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो उस लॉ को हम कॉपीराइट लॉ 1957 को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और समझेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट वो भी इन वीडियोस को देख पाए और वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए, ठीक है। क्योंकि कॉपीराइट लॉ पे वीडियोस जो है वो बहुत ही रेयर मिलती हैं, ठीक है। और इतना ज्यादा कॉपीराइट लॉ पे बहुत क्योंकि टेक्निकलिटीज हैं तो उतनी ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, तो इस वजह से आप ये जो लेक्चर सीरीज है आप सबके लिए मैं लेके आ रही हूँ। ऐसे ही आई विल डू माई बेस्ट टू गिव यू दिस टाइप ऑफ कंटेंट। तो आप भी अगर एक लाइक करते हैं या कमेंट करके बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। Thank you.